बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। कल एक बड़ी खबर है नजम सिटी के जानिब से आई। उन्होंने जो है जो सियासत के मामला चल रहे थे और उनके हवाले से जो खबरें गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही थी कि ओहदे से फारिग कर दिया जाएगा, कल उन्होंने अपने ओहदे से खुद ही दस्तबरदार होते हुए नजर आए। कल उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद फिर वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अलहदगी इख्तियार कर ली। दूसरी तरफ आज इमर्जिंग एशिया कप विमेंस का सेमीफाइनल मैच खेला गया पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, जहां पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दी। गो के 9 ओवर्स तक ये मैच महदूद कर दिया गया था बारिश की वजह से। तो यहाँ पर हमने देखा कि बांग्लादेश ने रन ज़रूर कम बनाए, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स इस टारगेट को जो 60 रन का टारगेट दिया गया था उसको अबूर करने में नाकाम दिखाई दिए। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें पाकिस्तान के दौरे श्रीलंका के हवाले से, तो वो भी कंफर्मेशन हो गई है और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो 2 टेस्ट मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे, गाला और कोलंबो में, ये भी डिसाइड हो गया है कि किस वेन्यू पे ये मैचेस होते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा अगर हम बात कर लें पाकिस्तान की जो 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, जिस तरह हारून रशीद ने कहा कि इस टीम के अंदर हम हर की पसंद शामिल करते हुए दिखाई नहीं दे सकते। बाकायदा तौर पर कल उन्होंने हारून रशीद ने यह भी बयान जारी कर दिया। बड़ी तनकीद हो रही थी 16 रुकनी स्क्वाड के हवाले से, इस पर भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हमारे जावेद इकबाल भट्टी साहब, इनसे भी बात करेंगे और ख़ासकर श्रीलंका के दौरे पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। क्या कहेंगे जावेद साहब, दौरे श्रीलंका पाकिस्तान ने करना है, कन्फर्म हो चुका है 2 वेन्यू, गाला और कोलंबो। लास्ट अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने जुलाई में सीरीज़ खेली थी श्रीलंका के ख़िलाफ़, जहाँ पर जो सीरीज़ है 1-1 से बराबर रही थी। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। दूसरे मैच में हमने देखा था कि श्रीलंका जो है 246 रन से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गया था। तो क्या कहेंगे इस दफ़ा कैसा देख रहे हैं आप, क्योंकि स्पिनर्स हम लेकर जा रहे हैं, स्पिन ट्रैक बनाती हुई नज़र आ रही है श्रीलंकन टीम, तो कुछ स्पिनर्स का फ़ायदा हमें होगा या ओवर एज जिस तरह हम स्पिनर्स नवाज और नुमान पे भरोसा कर रहे हैं, इब्रार हमारा मिस्ट्री बॉलर का किरदार अदा करेगा। तो समझ लें यहाँ पर हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि उस्मान कादिर, उसामा मीर के हवाले से आप समझ लेते कि इन 2 की जगह अगर इन 2 प्लेयर्स को चांस दे दिया जाता स्पिनर्स पे तो ज़्यादा सूदमंद साबित होता नहीं, क्योंकि मुस्तकबिल हमें इनके साथ चलना है। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखिए श्रीलंका का दौरा जो है अब डिसाइड हो गया, अब शेड्यूल भी आ गया है, क्योंकि 11 से जो प्रैक्टिस मैच आपने खेलना है श्रीलंका के साथ जाकर, और उसके बाद आपने गाल में और कोलंबो में 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। अब पिछले सीरीज़ में भी जो हम लेकर गए थे टीम, वो भी अच्छी टीम थी, लेकिन उस वक्त जो है श्रीलंका की जो मकसद कह सकते हैं कि बिल्कुल ग्रोथ करती हुई जो नए प्लेयर्स टीम में थे, उनसे भी हम जो है ना 1 टेस्ट जीते थे, वो भी सिर्फ 4 विकेट से। और उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया, हमको बड़े भारी मार्जिन से 246 रन से हमें शिकस्त दी थी श्रीलंका ने। इसे याद रखना चाहिए। उसी के तनाजुर में आपने ये जो टीम तो सिलेक्ट कर ली है, जिस तरीके से हम कह रहे थे कि स्पिनर जो है उसामा मीर जो अगर वहाँ होता वो आपको बेहतरीन बॉलिंग करके देता। उसामा मीर को तो आपने सिलेक्शन के काबिल ही नहीं समझा। अब अगर आप नुमान अली ओवर एज हो गए, लेकिन एक्सपीरियंस है उसके पास, वो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जो मिस्ट्री बॉलर है अबरार अहमद, अगर इसको मैं चाहूँगा सही तरीके से कप्तान ने इस्तेमाल कर लिया। और इसको असल मसला है श्रीलंका के स्पिनर्स को श्रीलंका में खेलना। अगर हमारे ऊपर्स के प्लेयर हैं, अगर उन्होंने तो स्पिनर्स को सही खेल लिया तो हमें नजर आ रहा है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज की जो है ना बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ गई है जब से ये टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज हुआ है। और पॉइंट्स टेबल पर जो है आपको जो है ना रन करना पड़ रहा है, हर कोई चाहेगा कि हम ऊपर रहें और एक टाइम ऐसा है कि हम फाइनल खेलें, जैसे कि अब फाइनल जो है इस दफा ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है इंडिया से। वो चले इसको दोबारा आते हैं इसी पर कि स्पिनर्स का किरदार बहुत अहम होगा, लेकिन स्पिनर से ज्यादा जो हमारे ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर बैटिंग है
वो परफॉर्म करे। अगर वो परफॉर्म करके देंगे तो स्पिनर्स के पास या फास्ट बॉलर्स के पास बॉल कराने का वो होगा, लेकिन श्रीलंका में आपको बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। क्यों कि वो स्पिन ट्रैक बनाते हैं और उनके बॉलर जो सरंगा वगैरह जो है आजकल बिल्कुल फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं यहाँ से तैयार होके जब आप 3 रोज़ा मैच वहाँ खेलेंगे, प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, तो वहाँ से जो है ना खद्दोखाल हमारी टीम के जाहिर होना शुरू हो जाएंगे कि हमारी टीम जो है आया वहाँ क्या करेगी। क्योंकि जो क्रिकेट समझता है उसे 3 रोज़ा मैच से ही पता चल जाएगा कि हमारी टीम के इरादे क्या हैं। जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी है 1 साल के वक्फे के बाद दोबारा कम बैक कर रहा है टीम में, और हसन अली का नाम दे दिया है, और आमिर जमाल हैं। अब वो प्लेइंग 11 क्या खिलाते हैं, अगर प्रैक्टिस मैच में भी उन्हीं को खिलाते हैं तो उन्हें कम से कम जो है इब्रार को और नोमान को, इनको भी प्रैक्टिस मैच में चेक करें कि आया कि उस ट्रैक पे किस तरीके से बॉल करते हैं। और हम यही चाहेंगे जो पिछली दफा हुआ है कि एक श्रीलंका जीत गया था और एक पाकिस्तान जीत गया था। जज साहब, आज जिस तरह बातें आपने थोड़ी देर पहले कही कि बड़े मार्जिन से जो है श्रीलंका दूसरा टेस्ट जीतने में कामयाब हो गया था 240 रन से, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि श्रीलंकन स्पिनर्स का किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट रहा था। पाकिस्तान इस वक्त अगर स्पिनर्स के शोबे में देखा जाए तो सिर्फ नवाज़ और नुमान पे ज़्यादा इन्हिसार करता है। मिस्ट्री के तौर पर हम इब्रार को टीम में ज़रूर शामिल करते हैं, और जिस तरह उन्होंने हालिया परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इब्रार ने, उम्मीद है कि श्रीलंका में भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान को जितवाने में बड़ा अहम रोल भी, अगर पाकिस्तान जीतता है तो उसमें इब्रार का भी रोल नज़र आएगा। दूसरी तरफ हारून रशीद के हवाले से क्या कहेंगे, इस 16 रुकनी स्क्वाड के हवाले से बड़े बयानात उनके अब सामने आए। कल उन्होंने बाकायदा तौर पर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि हम हर किसी की बात नहीं मान सकते, हमें जो टीम सेलेक्ट करनी है वो टीम हमने सेलेक्ट करके दी, अच्छी टीम सेलेक्ट करके दी है। लेकिन तनकीद करने वाले अब भी हारून रशीद पे तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हारून रशीद साहब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कम और अपनी नौकरी ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखिए, जो अब आप सिलेक्शन सही नहीं करेंगे तो हर किसी को अपनी अपनी तनकीद या राय का इजहार राय का हक हासिल है, वो चाहे मैं हो, आप हो या कोई भी हो। और हारून रशीद साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, हमने जो अनाउंस करना था हमने वो कर दी टीम अनाउंस। लेकिन आपको ये तो जवाब देना होगा ना कि भाई आपने हसन अली को किस परफॉर्मेंस पे जो है सिलेक्ट किया है। आपने आमिर जमाल को तो चले नजर आ रहा है उसने शाइन्स के साथ जिम्बाब्वे में परफॉर्म किया है, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपने 4 जो ओपनर सेलेक्ट किए, आया कि चारों खेलेंगे, और फिर सरफराज को आपने नायब कप्तान बनाना था, आपने उनको जो है ऐसे सेकंड विकेट कीपर के तौर पे लिया टीम के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे देखिए बात तो करनी पड़ती है ना, बात अगर नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपने तो अपना काम कर दिया। ये हारून रशीद साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उनकी टोन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्यों कि कल तक नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, अब नजम सेठी साहब ने तो बिल्कुल बैकफुट पे चले गए, उन्होंने अपना नाम ही लेकर मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसी तरीके से चलती रहती हैं। लेकिन आपको सिलेक्शन में जो मेरिट पर है उन्हीं के साथ चलना चाहिए जिनका हक बनता होगा। उसामा मीर दूर दूर तक नजर नहीं आया आपको, और श्रीलंका का टूर है, आपको ये भी तो पता है कि श्रीलंका स्पिन ट्रैक बनता है, आपने उसामा मीर को बिल्कुल दूर तक नजरअंदाज कर दिया। आपने सिर्फ नवाज और नुमान पर रिलाई किया है, वो तो शुक्र है कि अबरार का नाम डाल दिया है। और अब देखिए रिजवान अबरार के पास भी वो क्वालिटियां है कि वो 6 की 6 मुख्तलिफ क्वालिटी से बॉल करा सकता है, लेकिन नवान और नवाज इन्हें देखिए श्रीलंका बैट्समैनों ने खेला हुआ है। लास्ट ईयर जो आपने दौरा किया था उसमें ये भी हमारे साथ श्रीलंका गए थे, जहां आप सिर्फ 4 विकेटों से मैच जीते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने कम बैक किया, हमको 240 रन से हराया इन्हीं के होते हुए। लेकिन ये है कि अब देखिए सिलेक्शन पे आपको भी हक है बात करने का, मुझे भी हक है, और हारून रशीद साहब को भी हक है। तो मोइन भाई ये सारी चीजें चलती रहेंगी। जिस तरीके से आपने सिलेक्शन की है तो आपको बातें भी सुननी पड़ेगी, मीडिया में भी आना पड़ेगा, सबको फेस करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करके जरा ऐसा वजाहत कर दें ये जो टीम जा रही है और आगे के फ्यूचर के जो प्लान आपके पास थे, आज उन पर वजाहत करें तो समझ में आता है। जी मोइन भाई, अब आगे बताएं आगे क्या चल रहा है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं टीम के हवाले से। और इमर्जिंग एशिया कप विमेंस का खेला गया, जहां पर आज पाकिस्तान टीम को जो शिकस्त हुई है बांग्लादेश के खिलाफ। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस
टूर्नामेंट में पाकिस्तान को ज़्यादा मैचेस एक मैच में फतह हासिल की, बकिया मैचेस में पाकिस्तान बारिश की नज़र होता हुआ दिखाई दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया, लेकिन एक वक्त ऐसा लग रहा था इस मैच के अंदर जब 16 रन पर 6 विकेटें जो है बांग्लादेश की गिर चुकी थी, ऐसा लगता था कि बांग्लादेशी टीम जो है 30-35 रन पर आउट हो जाएगी। लेकिन फिर दोनों पार्टनरशिप नाहिद की रही उनके बैटर्स के साथ और अच्छे मुस्तहकम स्कोर पर चली गई बांग्लादेश की टीम 9 ओवर्स पे, क्योंकि 9 ओवर्स पे महदूद ये मैच खेला जा रहा था। उस पर हमने देखा कि पाकिस्तान के बैटर्स की जब बारी आई तो पाकिस्तान की बैटर 4 विकेटों पर सिर्फ 53 रन स्कोर कर सके। क्या समझते हैं कि हमारे पास अभी भी खिला बहुत नज़र आ रहा है टारगेट को चेस करने में, और ख़ासकर विमेंस क्रिकेटर्स का? मोइन भाई, जिस दिन हमारा मैच था नेपाल से, 87 रन जो हमने जो टारगेट बनाए थे, और फिर हम 87 रन बनाने के बाद हमें अरूज और हमारी जो फातिमा है इन बॉलिंग ने हमें जितवा दिया था मैच। हमने उस दिन इसी मीडिया पे बैठ कर, इसी चैनल से बैठकर हमने ये कहा था कि ये लम्हा फिक्री है पाकिस्तान वुमेंस टीम के लिए, सिर्फ 87 रन वो नेपाल जैसी टीम के खिलाफ। और आज देखें, ठीक है आपको मैचेस ज़्यादा नहीं मिले, मौसम का अमल दखल था, इसमें किसी का कोई जोर नहीं चलता, ये अल्लाह ताला के मामला थे, बारिशें होना ना होना। लेकिन आप जिस काम के लिए जो आप उसमें कम से कम 100% तो दें। आज आपने 16 रन पे बांग्लादेश के 6 बेहतरीन बैट्समैन आउट कर दिए, उसके बाद जो पार्टनरशिप लग गई आप उसे तोड़ने में नाकाम रहे, और फिर आपको टारगेट क्या 60 रन का टारगेट मिला है, 6.5 रन का टारगेट मिला है, और जो सेकंड बैट करता है उसको आराम से चेज कर लेना चाहिए था। वही बात सामने आई। जिस तरीके से बैटिंग हमारी पहले मैच में फ्लॉप हुई, इस मैच में भी फ्लॉप हुई। 4 विकेटों पे आप सिर्फ 53 रन तक महदूद रहे। तो ये जो है अरबाब जो इंतजामिया उनके साथ चल रही है, जो कोचिज हैं उनके साथ स्टाफ है, उन्हें इस पे गौर करना चाहिए कि हमारी टीम चेज नहीं कर सकी, सिर्फ 6.5 का रन रेट नहीं चेज कर सकी। और उधर से देखे श्रीलंका और इंडिया, अब इंडिया का और बांग्लादेश का फाइनल हो गया, हमें तो उन्होंने पहले ही फारिग कर दिया। जावेद साहब, जब हमारी 16 रन पे हमने 6 विकेटें बांग्लादेश की आउट कर दी थी, फातिमा सना कप्तानी कर रही हैं इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जानिब से, तो पाकिस्तानी टीम ने शायद प्रेशर नहीं डाला उन पर। और फिर अरूब जो पाकिस्तान की अच्छी लेग स्पिनर है विमेंस टीम की, शायद आज के मैच में उन्हें नहीं खिलाया गया। क्या वजूहत हैं कि अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स ही जो है टीम को परफॉर्मेंस देने वाले वो टीम से बाहर हो जाते हैं, या 9 ओवर्स के मैच थे इस बेस पे बैट्समैन को ज़्यादा शामिल किया गया? नहीं मोइन भाई, मैं आपसे की राय से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। अरूज को ड्रॉप करना, देखिए उस दिन भी आपने जिस दिन 87 रन बनाए थे, अरूज ने जो अरूब ने जो 2 अहम विकेटें आपको लेकर दी थी, उसी से आप मैच में वापस आए। फातिमा ने भी उसके बाद अच्छी बॉलिंग कर दी, निदा ने भी अच्छी कर दी, लेकिन आज अहम मैच था, आपको पता था कि हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आपने अरूब को ड्रॉप कर दिया। और फिर जब 16 रन पे आपकी 6 विकेटें गिर चुकी थी, आपने फील्डिंग वही सेट करके रखी। आपको कम से कम जब देखा प्रेशर डालना चाहिए था। जब 6 आउट हो गए 16 रन पे, आप प्रेशर डाल के उनको तकरीबन 30 से 35-40 में बुक कर सकती थी। लेकिन वही ना, ये जो है मकसद उस टाइम पे जो फैसले करने होते उसमें जो है आप कमजोर साबित हुई, और आपसे वो कप्तानी नहीं हो पाई। और जो इंतजाम बैठे हुए थे पीछे डगआउट में बैठे कोचेस बैठे होते, कम से कम उन्हें तो प्लान भेजना चाहिए था कि भाई आप 16 पे 6 पकड़ लिए, तो आप प्रेशर डाल के जल्द अज जल्द बांग्लादेश के नीति को समेटते। तो ये है आप नाकामी सामने आ गई, नाकामी सामने आ गई। दूसरी नाकामी की भी बात कर लें, जो हम बाकायदा तौर पर जिस तरह नजम सिटी के हवाले से बयानात सामने आ रहे थे, कल बाकायदा तौर पर नजम सिटी ने ट्वीट किया कि वो सियासत के मामला से अलहदा होना चाहते हैं, क्योंकि 2 पार्टियों के दरमियान सियासत चल रही थी इस सीट के लिए, और उन्होंने दस्तबरदारी अपनी कल ऐलान कर दी कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक नहीं रह सकता। एक ट्वीट का मकसद क्या समझते हैं, क्योंकि आज तो ओवरऑल अगर देखें तो उनकी मुद्दत ही ख़त्म हो रही थी? देखें मोइन भाई, नजम सेठी साहब इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और तकरीबन अच्छी अच्छी बातें सारे काम उन्होंने कर लिए। हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे। फिर उस दिन जो उन्होंने थोड़े दिन पहले जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई थी कि मैं जो मुस्तकिल चेयरमैन बनकर आ रहा हूँ, और मेरे आज या कल में जो है ना वो आर्डर हो जाएंगे। और उस दिन भी हमने बात की थी कि ऐसा नहीं अभी नज़र आ रहा है। अब जो बैनुल सूबाई राब्ते के वजीर जनाब रहमान मजारी साहब, एहसान मजारी साहब, उन्होंने उस आज कल परसों में उनका कहीं बयान सुन रहा था,
उन्होंने उसी दिन कहा था कि नजम सेठी को हमने सिर्फ रीजन्स के इंतखाबात कराने के लिए जो है ना चेयरमैन बनाया था, एडहाक बेसिस पर, कि आप रीजन्स के जो है इलेक्शन वो करवा लें और उसके बाद आपका काम खत्म। लेकिन नजम सेठी साहब ने तो मकसद ये कि अपने आप को फुल वो चेयरमैन समझ लिया कि इलेक्टेड चेयरमैन है या नामजद कर दिया गया है, ये ऐसी चीज़ें नहीं होती। नजम सेठी साहब ने बहुत अच्छे काम किया, हम उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कल जो उन्होंने आके बिल्कुल ही बैकफुट पर गए कि जी मैं इलेक्शन ही लड़ रहा और मैं सियासी पार्टियों के दरमियान जो है किसी फसाद का बाइस नहीं बनना चाह रहा, सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया जानती है सियासत से आपका कितना गहरा ताल्लुक है, और आप खुद कह रहे हैं कि जी मैं सियासी पार्टी के दरमियान वो जो है हड्डी नहीं बनना चाह रहा। जो मामलात हैं उनके पीएम साहब के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं, तो बस बैकफुट पे चले गए, एकदम निकले। लेकिन ये क्रिकेट जो हमारी आगे जो आ रही है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो या चैंपियन ट्रॉफी हो, उसका जो रोड मैप सेठी साहब ने बनाया था उस पर यकीनन फर्क पड़ेगा। जो मामलात उनके हुए थे बारकिले से हुए थे, एलोडाइस से जो मामलात हुए थे, वो उन पे बहुत ही जो है ना इसका बहुत ही असर पड़ेगा, हुआ दिखाई देगा। अच्छी बात कह रहे थे जावेद इकबाल भट्टी साहब। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह जावेद इकबाल भट्टी से बात कर रहे थे नजम सिटी के हवाले से और साथ साथ कौमी स्क्वाड के हवाले से, मज़ीद भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब, वर्ल्ड कप करीब है, एशिया कप करीब है, हमने 50-50 ओवर्स के मैचेस खेलने हैं। ऐसे में काउंटी क्रिकेट में अगर हम देखें तो शादाब का, क्योंकि अब खबरें आ रही हैं कि वहाँ से शादाब इंजर्ड हो गए, तो इस मौके पर क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब है और पाकिस्तान के लिए मेन किरदार शादाब जिस तरह बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस मौके पे शादाब का इंजर्ड होना कितनी खतरे की अलामत बनती जा रही है पाकिस्तान के लिए? मोइन भाई, सिर्फ शादाब ही नहीं, शादाब तो देखे इंजर्ड हो गया, उसका बायां हाथ जख्मी हो गया, वो मैच नहीं खेल रहा, बाहर चला गया। आपको पता नसीम शाह वहाँ खेल रहा है, शाहिन शाह अफरीदी खेल रहा है, शान मसूद खेल रहा है, उसामा मीर खेल रहा है। मुझे यही हमने यहाँ बात की थी कि यार हमें डर है कि अभी ये इवेंट आने वाले हैं करीब, और ये हमारे प्लेयर्स वहाँ बिल्कुल जान लगा कर खेल रहे हैं। इंजर्ड होने का वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा चांस होता इंग्लैंड में, बस इस वक्त पाकिस्तान के। और देखिए ना, शादाब हो गया, अगर सपोज करें कोई इंजरी अगर सीरियस है तो कितना बड़ा नुकसान होगा जो इन्होंने तैयारी करनी है आगे एशिया कप के लिए या वर्ल्ड कप के लिए। तो मैं ये चाहूँगा बोर्ड को कम से कम एनओसी देते हुए कम से कम इनसे कोई ऐसा एफिडेविट लें कि आपने इतने मैचेस खेलने हैं, इतने नहीं खेल रहे। खिलाड़ी तो कभी भी अनफिट हो सकता है ना जावेद साहब, लेकिन भाई असासा तो हमारा है ना, असल तो हमें चाहिए ना पाकिस्तान से खेलना है। खिलाड़ी तो कहीं भी अनफिट, पाकिस्तान भी अनफिट हो सकता है, लेकिन ये काउंटी जिस तरीके से चल रही है वहां जान मारनी पड़ती है। अगर वो आपको पाउंड देते हैं तो आपसे वो काम भी पूरा लेते हैं। बिल्कुल जज साहब, मजीद भी आपसे बात करेंगे इस हवाले से। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है उबैदुर रहमान साहब ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। वैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। नजम सिटी की जानिब से कल एक ट्वीट आया और बाकायदा तौर पर हमने देखा कि उन्होंने अलहदगी अख्तियार कर ली, क्या कहेंगे, क्योंकि मुद्दत तो ऑलरेडी आज खत्म होनी थी उनकी? देखिए बड़े ड्रामाई तौर पर जो है सूरत हाल चेंज हुई है। चेन में गोलियां तो पहले से चल रही थी कि जफर अशरफ भी कोशिश कर रहे हैं, कोशिशों में लगे हुए हैं कि वो आ जाएं सीट के ऊपर। उसके अलावा मुस्तफा रमदे का नाम पहले भी चला था मीडिया में, वो भी इस कोशिश में है। लेकिन इस तरह से उम्मीद नहीं कि नजम सेठी जो एकदम से मंदिर से हट जाएंगे और वो रास्ता बिल्कुल साफ कर देंगे। लेकिन जिस तरह वफाकी हुकूमत में दोनों पार्टियां जो है एक साथ चल रही है, तो शायद ये हुआ है। और उसके बाद रात को जो है वो ट्वीट आया नजम सेठी का कि मैं साइड पे हो रहा हूँ और मैं उम्मीदवार नहीं हूँ चेयरमैन का, जो इस दौर में है तो उनको गुड लक कहता हूँ। तो उसके बाद जो है वो नजर आने लग गया कि अब रास्ता साफ हो गया है जफर अशरफ के लिए। क्योंकि माजी में आपने देखा होगा कि किस तरह से दोनों के दरमियान कानूनी जंग चलती रही, अदालती जंग चलती रही। कभी एक को स्टे मिल जाता था, कभी नजम सेठी आ जाते थे, वो सारा उलट पलट कर देते थे पीसीबी में। फिर 2 महीने बाद जो है वो जफर अशरफ आ जाते थे। तो इस तरह से म्यूजिकल चेयर वो चलती रही और अभी भी सूरत हाल जो है वो वाजे नहीं है कि अब क्या होने जा रहा है।
क्योंकि आज कई और डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डायरेक्टिव जो है, एक एलामिया आया इंटर प्रोफेशनल जो बॉडी है उसकी तरफ से, जो वजारत है, उन्होंने ये कहा कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का जो टेनओवर है वो खत्म हो गया। आज तक उनकी डेट थी 20 जून तक और उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। और आज होने वाली कोई भी मीटिंग या कोई भी डिसीजन जो पीसीबी की तरफ से लिए गए हैं तो उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही पीसीबी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई और उसमें जो है उन्होंने ऐलान किया कि आज बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में 4 नुमाइंदे जो है वो मुख्तलिफ एसोसिएशन, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो है उनको नुमाइंदगी दी गई है। बीओजी में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसमें नुमाइंदगी दी गई है, जिसमें पिशावर के लोग हैं, लाहौर के, कराची और रावलपिंडी, 4 ये एसोसिएशन, उसके अलावा 4 डिपार्टमेंट जो है उनको भी नुमाइंदगी दी गई है, जिसमें श्री नॉर्दर्न बेस है, श्री सदर्न बेस है, वापडा है और KRL है। लेकिन हैरान कुन तौर पर उसमें उस चीज का जिक्र नहीं है कि जो आज एक डायरेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म हाउस से इशू हुआ और उसमें ये कहा गया कि 2 बंदों को जो है वो नॉमिनेट किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग में। नहीं, अभी तो वो गवर्निंग बोर्ड में नामजद हुए हैं, जैसा अशरफ और मुस्तफा रमदे का नाम आया उसमें, और उनकी अप्रूवल जो है वो नहीं दी गई आज की बीओजी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हुई। तो अब लग ये रहा है कि शायद मजीद जो है हम कानूनी जंग वो देख सकते हैं, क्योंकि जो 8 लोग आए हैं और उनकी अप्रूवल जो है अब कौन देगा जब चेयरमैन भी नहीं है और जो आउटिंग चेयरमैन है उसकी मुद्दत जो है वो खत्म हो चुकी थी। तो अब देखना होगा कि उसकी जो कानूनी हैसियत है उसका, और जो डायरेक्टिव आया है आईसीसी की तरफ से तो उसमें ये कहा गया कि आज की जो डिसीजन है तो उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो अभी मामला जो है, अच्छा, कानूनी हैसियत की बात आप कर रहे हैं उबैदुर रहमान साहब, तो हम देखते हैं जो अभी माजी में थोड़े दिन पहले जो इलेक्शंस हुए तो एडहॉक के जब लगे हुए थे चीज़ें, तो ये मामला तो वहाँ पर भी अब गवर्निंग बॉडी में उठते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, डिफेंस की आप बात कर रहे हैं, वहां पर इलेक्शन हुए, उनके ऊपर पहले भी काफी जो है वो सवालिया निशान पे रहे कि जो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अथॉरिटी थी उसके अंदर जो लोग थे, तो उन्होंने उस इलेक्शन के अंदर जो है वो काफी सारी चीजें जो है वो गलत हुई, तो उसकी वजह से उनके ऊपर भी पहले भी काफी जो है गए। तो अब देखना होगा कि उस इलेक्शन की क्या हैसियत है और आगे जो अभी कई रीजन के अंदर इलेक्शन होने हैं, अभी बाकी हैं, तो वहां पर जो है क्या सूरत हाल होगी। क्योंकि अब देखना ये होगा कि जो नया चेयरमैन आएगा क्या वो उसी प्रोसीजर को फॉलो करेगा, क्या वो उसी आइन को फॉलो करेगा या आइन में भी कोई चेंजेस लाई गई हैं। क्योंकि आज जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो डायरेक्टिव इशू हुआ है तो उसमें तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हवाला दिया गया है कि उसके तहत जो है वज़ीर-ए-आज़म अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 2 लोगों को नामजद कर रहे हैं। तो लगता तो यही है कि कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो वही फॉलो किया जाएगा जो 2014 से चल रहा है। और बाकी चीजें जो है एक क्लीन स्वीप हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर भी, इंतजामिया जो है, जो कोचिंग स्टाफ है और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी। क्योंकि हमने माजी में भी देखा कि जब ज़फ़र अशरफ साहब आए तो उन्होंने नजर सेठी के पहले जो अपॉइंटमेंट थी उनको सारा नलिफाइड किया, उनको खत्म किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा वो खिल रही है, बहुत ज्यादा उसको जो है वो डिस्कस करना मेरे ख्याल में जरूरी है कि मिकी आर्थर के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल के लिए वायदा किया था, तो वो उसका क्या होगा। अगर उसको हटाया जाता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2 साल की सैलरी जो है वो देनी होगी एडवांस में मिकी आर्थर को, और ये बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा, माली नुकसान होगा। और मेरे ख्याल में उसको अगर सरकार अशरफ खत्म करते हैं तो ये कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जिसके ऊपर उनको शाबाश मिले, क्योंकि उनका दौरानिया भी ये नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए होगा। क्योंकि यहाँ पर जब हुकूमतें चेंज होती हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली आती है और हमारे सामने नजर आ रहा है कि अब आगे इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। तो इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट बनेगी तो वो फिर अपना
एक नया चेयरमैन लाएगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो शायद ज़का अशरफ कंटिन्यू करें, लेकिन अगर किसी दूसरी पार्टी की बनी तो फिर शायद हमें ये देखने को मिले कि पीसीबी का एक नया चेयरमैन जो है वो हमें एक साल के अंदर जो है वो तीसरा चौथा चेयरमैन हमें देखने को मिलेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बिल्कुल ज़बरदस्त बात कह रहे थे। उबैद अमान साहब है हमारे साथ, जावेद इकबाल भट्टी मौजूद हैं स्टूडियो में, वो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। उवैद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जवाद भाई। उवैद भाई, ये ज़का अशरफ साहब के आने से और नजम सेठी साहब के जाने से ये आगे जो अहम हमारे इवेंट आ रहे हैं, एशिया कप या वर्ल्ड कप, अभी चैंपियन ट्रॉफी पे नहीं जाते, सिर्फ एशिया कप और वर्ल्ड कप पे इसके कोई असरात पड़ेंगे? आप क्या समझते हैं? जो हमारी जो बार्कले भी आए थे, एलएस डाइस भी आए थे, उनसे जो इन्होंने मामला तय किए हैं, उनके क्या असरात जाहिर होंगे इन इवेंट पे जो दो आगे आने वाले हैं? जी बिल्कुल जवेद भाई, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल दौराहे पे खड़ा हुआ है। खासतौर से एशिया कप को देखें तो पाकिस्तान ने एक लंबी बैटल लड़ी है एशिया कप को बचाने के लिए, और खासतौर से 4 मैचेस को बचाने के लिए होस्टिंग जो है वो पाकिस्तान के पास है और 4 मैचेस हमें मिल जाए, लेकिन अभी तक जो है उसके बहुत सारे मामला हल नहीं हुए कि लॉजिस्टिक किस तरह से होगी, टीमें कैसे आएंगी, कब जाएंगी, क्या होगा, उनकी जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उनके जो बाकी ट्रेवलिंग के जो अखराजात हैं, पाकिस्तान से जो टीमें वहां पर श्रीलंका जाना है, ये सारी चीजें अभी तय होना बाकी है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई सरबराह नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये चीजें मजीद डिले होंगी और इससे नुकसान होगा। और यही वो चीजें हैं कि दूसरे ममालिक जो है वो हमारे साथ डायरेक्ट मामला करते हुए जो है वो करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और ये चीजें जो है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी नुकसानदेह हैं और इंटरनेशनली हमारा जो इमेज जाता है वो बहुत खराब जाता है। और वर्ल्ड कप के लिए भी जो है वो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप तक तो इतना असर नहीं होगा, क्योंकि काफी सारी चीजें उसकी तय हो चुकी हैं, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, और जिस तरह से एशिया कप का जो शेड्यूल है वो अनाउंस हुआ तो उस वक्त कहा गया कि पाकिस्तान जाकर खेलेंगे, तो मेरे ख्याल में वो चीजें तो उसी तरह चलेंगी। अगर ज़का अशरफ कोई नया स्टैंड नहीं ले रहे थे, लेकिन वो भी नया स्टैंड नहीं ले सकते, कोई ज्यादा बोल्ड स्टैंड नहीं ले सकेंगे, क्योंकि उनके पीछे भी नहीं है। और एक जो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सेटअप है वो एसोसिएशन, बिल्कुल उबैद अमान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हमारे प्रोड्यूसर की कोशिश होगी दोबारा उन्हें लाइन पे लिया जाए। जब तक हम जावेद इकबाल भट्टी से मज़ीद भी बात करते हैं। जावेद साहब, जिस तरह बात हो रही थी हमारे साथ उबैद अमान जिक्र कर रहे थे, बहुत से मामलात शायद ज़का अशरफ के आने के बाद जो है मुश्किलात दिखाई, क्योंकि अभी ज़का अशरफ ने सीट संभाली नहीं है, इसलिए हम कन्फर्म नहीं कह सकते, लेकिन अब तक जो ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन आने वाले हैं वो ज़का अशरफ साहब ही हैं। तो समझते हैं कि ज़का अशरफ के आने के बाद जिस तरह आपने सवाल किया कि बहुत से मामलात एशिया कप वर्ल्ड कप के लिए मामलात पाकिस्तान के लिए बिगड़ते दिखाई देंगे, क्या उन मेन्यूज़ के लिए, क्या क्योंकि ब्रॉडकास्टर के लिए बहुत सी चीज़ें क्लियर होती दिखाई नहीं देंगी, फिर कोई बोल्ड स्टेप, जिस तरह उबैद अमान कह रहे थे कि कोई बोल्ड स्टेप हम नहीं ले पाएंगे ज़का अशरफ के आने के बाद भी, तो ख़राबियाँ तो कहीं ना कहीं नज़र आएंगी। मोइन भाई, बहुत एक छोटी खराबियाँ नहीं, बहुत ज़्यादा खराबियाँ आने वाले दिनों में जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नज़र आएंगी, और सिर्फ हमारे बोर्ड में नज़र नहीं आएंगी, जो हमने लोगों के साथ कमिटमेंट कर रखी है, जैसे बार्कले भी आए थे, एलडाइस भी आए थे, हमने जो उनके साथ कमिटमेंट की है, नजम सेठी ने एज ए चेयरमैन कमिटमेंट की है, आया कि जो भी नया आता, चाहे ज़का साहब आए, रमदे साहब आए, जो भी चेयरमैन आए, आया कि उसी जो तसलसल है उसे कायम रखेंगे जो उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं। नहीं, हमारे मुल्क में ऐसा होता ही नहीं है, सियासत में हमारा नहीं ऐसा होता। अगर किसी ने कोई 2 सड़कें बना दी है तो उसकी पेपरों में आकर वो कहेंगे कि नहीं भाई ये गलत है, इन सड़क को जो एक ही कर दो। तो ये चीज़ें तो छोटी छोटी चीज़ों पे अगर जाए, और इसका जो हमारे क्रिकेट के ताल्लुकात है दूसरे बोर्ड से, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि इसीलिए आप पे कोई एतमाद नहीं करता। क्योंकि अगर आप नजम सेठी से देखें, सारे मामला तो उन्होंने कर लिए, अब उन्हें पता ही नहीं कि नजम सेठी साहब कल से उन्होंने रिजाइन कर दिया कि जी मैं तो इलेक्शन में ही नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदायक है आगे आने वाले इवेंट के लिए। और फिर ब्रॉडकास्टिंग के जो हकूक है
उनमें भी जो है ना, आपको पता है, जिनमें आपने कंपनियों से बातचीत की है, फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच आया, होता है नहीं होता है, तो ये सारी चीजें नए सिरे से आपको करनी पड़ेंगी। और जाहिर है जो भी चेयरमैन आएगा वो पहले तो अपना स्टाफ लेकर आता है, चेंजिंग लाजमी करता है, ना चाहते हुए भी उसने चेंजिंग करनी है। हमने तो ये सीखा ही नहीं है कि अगर कोई अच्छा काम करके गया है उसे हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उसका नाम चलेगा। हमने आके अपने नाम की तख्ती लगानी है, हमने आकर अपना काम लाना है, तो टीम भी अपनी लानी। ये सारी चीजें होंगी, खुदारा इन चीजों से लेकिन इन सारी चीज़ों में है। एक चीज़ गैर मुल्की, अगर मिक्की आर्थर का नाम ले लें, जिस तरह उबैद अमान कह रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उन्होंने उठाया है कि हमें 2 साल तक उनसे हमारा मुआहदा है। अगर मिक्की आर्थर को हटाया जाता है तो 2 साल के एडवांस पेमेंट जो है मिक्की आर्थर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अदा करनी है। तो एक छोटी मोटी रकम नहीं होगी मिक्की आर्थर के लिए, बड़ी रकम उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनके ओहदे फारिग होने के बाद उनको अदा करेगा। तो क्या समझते हैं कि ज़का अशरफ इस तरफ भी तवज्जो देंगे या फिर उन्हें फारिग करने की कोशिश करेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता। अगर ज़का साहब आए या और कोई चेयरमैन आए, मिक्की आर्थर से जो कमिटमेंट हो गई, जो उनसे मुआहिदा कर लिया गया है, उनसे कम से कम 2 साल पूरा काम लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है हमारी टीम पे। और जो नहीं तो फ्री के अगर आपने पैसे देने, तो इससे बेहतर है कि उससे काम पूरा ले लिया जाए। जो स्टाफ उन्होंने लिया हुआ है, जाहिर उसकी पेमेंट चल रही है, उनके साथ एग्रीमेंट साइन हो गया, वो आए ही एग्रीमेंट साइन करके डायरेक्टर बनकर आए, नहीं तो वो डायरेक्ट कोच तो आए नहीं है, उन्होंने अपना स्टाफ रखा है। तो ज़का साहब हो या कोई भी चेयरमैन आए, इन मामलात को ना छेड़े। ये जैसे चल रहे हैं प्लेयर्स के लिए, उन्हें चलने दे। प्लेयर्स को तैयार कर रहे हैं, आपके बॉलर बैट्समैन वो सारी चीजें तैयार करें। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों में पड़ जाएंगे तो बजाय फायदे के हमारी टीम के लिए नुकसानदेह, हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए नुकसानदेह चीजें। तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। जो चीजें अच्छी चल रही हैं बोर्ड में, जिस तरीके से रमीज राजा छोड़कर गए थे, नजम सेठी ने आते ही सारी चीजें तहस नहस कर दी, अपना सारा रोड में अपना नया लेकर आए। तो इस तरीके को रोके खुदारा, कभी तो आखिर इस चीज को रुकना है ना। अगर साबिक अच्छे काम कर गया तो उसको जो है तसल्सल से चलने दें, ना कि आते आप भी उसको तहस नहस करके अपनी तख्तियां लगाना आएंगे तो हारून रशीद भी साइड जाएंगे क्या? सर ये तो पहली फुर्सत में जाएंगे सर, ये पहली फुर्सत में जाए। देखें नजम सेठी साहब ने जाती तौर पर, देखें ये सारे बंदे जो अपने बनाए रखे हुए थे, अब वो आस्ते आस्ते जो जाना शुरू हो जाएंगे। कई तो हो सकता है कि अब जब हम बात कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम खत्म हो, कई तो चुपके से ही निकल जाएंगे। तो ये सारी चीजें, बात वही है ना, जब आप आके जो आप काम चल रहा है उसको चेंज करोगे, अपने पसंद के लोग लाओगे, और फिर कल को दूसरा आ जाएगा, उसने तो हटाना ही हटाना है। तो यही चीजें मैं कह रहा हूं खत्म करनी चाहिए। जो स्टाफ अच्छा काम कर रहा है उसे चलने देना चाहिए। बिल्कुल, जाहिद इकबाल भट्टी साहब है, बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे हैं कि जो काम अच्छे तरीके से हो रहा है उन्हें चलने चाहिए। और यकीनन हम देखते हैं कि मिक्की आर्थर से हमारा जो मुआहदा है वो 2 साल का है, और अगर हमने उनके मुआहदे के मुताबिक उनको रोल नहीं दिया तो यकीनन हमें जो है जो जुर्माने की सूरत में उन्हें 2 साल के एडवांस पेमेंट भी जो है मिक्की आर्थर को करनी पड़ेगी। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन जाते हुए एक पैकेज ज़रूर देखें जो हमने बाकायदा तौर पे एक निजी होटल में मुनक्किद हुआ स्पोर्ट्स के हवाले से, और वहाँ पर हमने देखा कि बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान भर से जो बेहतरीन प्लेयर थे उनको अवार्ड्स दिए गए स्पोर्ट्स फॉर ऑल की जानिब से। स्पोर्ट्स फॉर ऑल के ज़ेर एहतमाम टेलीबेली प्रो स्पोर्ट्स अवार्ड्स का इनेकाद कराची के निजी होटल में मुनक्किद हुआ, जिसमें खेलों से वाबस्ता शख्सियात और खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिन्हें स्पोर्ट्स फॉर ऑल की जानिब से अवार्ड दिए गए। स्पोर्ट्स फॉर ऑल के ज़ेर तमाम होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी ओमान के जनरल कौंसल इंजीनियर समी अब्दुल्ला थे, जबकि दीगर मेहमानों में सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कराची के डायरेक्टर इमरान यूसुफ, जामा कराची स्पोर्ट्स डायरेक्टर राशिद कुरैशी, डायरेक्टर टेलीबेली हसीब बुखारी और दीगर शख्सियात में रेहान हाशमी और खिलाड़ियों समेत एसोसिएशन से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। हम पूछते थे बहुत देखा, बहुत माशाल्लाह स्किल्स है, बहुत टैलेंट है, बट until now I didn't see the competitions here in the, यानी अगर उधर क्रिकेट का टीम है, मिसाल देगा, मतलब ओमान में, गल्फ में, सारा दुनिया में अगर एक टीम का नाम मतलब कराची, ये टीम का नीचे क्या आता है, क्रिकेट आता है, फुटबॉल आता है, वॉलीबॉल आता है, सारा ये गेम्स आता है एक ही टीम का नाम है।
हम नहीं जानते इधर क्या है क्या नहीं। कोई ना कोई पहला कदम तो उठाता है, और हमने पहला कदम इसलिए उठाया कि मैं ये देख रहा था कि जो अवार्ड्स हो रहे हैं वो खिलाड़ियों को सराहने के लिए बहुत कम हो रहा है, और चूंकि हमारा ताल्लुक ही स्पोर्ट्स से है, मैं खुद भी स्पोर्ट्समैन हूँ और हम दीगर स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो उनको सराहना चाहिए। नाम रोशन करने वाले बेशुमार नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इमेज को डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स के ज़रिए किरदार अदा किया। वो तमाम लोग जिन्होंने उन नौजवानों की पजीराई की। खेल के मैदान आबाद होते हैं, उसी मुल्क के हस्पताल वीरान होते हैं। तो इसी चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए हमने फौरी तौर पे ये इनिशिएटिव लिया और शाहिद साहब को बिल्कुल हमने गो हेड दिया कि आप इसको बड़े पैमाने पर मुनक्किद करें, और हम जितने भी राइजिंग स्टार हैं या वो स्टार हैं जिन्होंने माजी के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हम उनको प्रॉपर एप्रिसिएशन के लिए हम लोग अपनी पूरी भरपूर जो है सपोर्ट करेंगे। तकरीब में मुख्तलिफ गेम्स में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को अवार्ड दिए गए। अवार्ड मिलने पर खिलाड़ी काफ़ी खुश दिखाई दिए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर केक भी काटा गया। शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची।